बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श, जैसा कि आप जानते हैं, कि ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़े हुए विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज का विचार विमर्श और भी खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि आज के समय में वैश्विक चिंता का विषय है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन, जिससे पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, हर एक जीव प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का अगर प्रभाव की बात करें तो खेती पर भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है, और इसके सबसे ज़्यादा अगर परेशानी में पड़ने वाले हैं इसकी वजह से, तो वो हैं हमारे किसान। आपको बता दें कि COP28 में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, कैसे हम अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कदम हैं जिसे ना सिर्फ किसान बल्कि आम नागरिक को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि इस बदलती हुई तस्वीर को, बिगड़ती हुई तस्वीर को हम सुधार सकें। तो इसी पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। खास मेहमान हैं और एक समाधान, एक रास्ता निकालने का भी हमारा प्रयास होगा इस चर्चा के माध्यम से। आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं जस्टिस आदर्श गोयल जी, जो कि पूर्व न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के एवं पूर्व अध्यक्ष NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमारे साथ डॉक्टर M महापात्रा जी हैं, DGIMT, और आप VP हैं WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं, प्रधान वैज्ञानिक, पर्यावरण विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। और हमारे साथ कविता अशोक जी हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं और इन्वायरमेंट पर ये काफ़ी काम भी करती हैं और अवेयरनेस भी फैलाती हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, और इस परिवर्तन को कैसे रोका जा सके, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि इसका प्रभाव हर तरफ देखा जा रहा है और काफ़ी हद तक इसे महसूस भी किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कई चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर हों, हम जानकार हों कि किस तरीके से आने वाला समय हमारे लिए अंधकार भरा हो सकता है। अगर हम अगली पीढ़ी को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, पर्यावरण देना चाहते हैं, तो हमें अभी से काम करना होगा। आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, और अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारी धरती का बढ़ता तापमान। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे सौर मंडल का शायद इकलौता जीवित ग्रह कैसे जीवन का ही दुश्मन बनने की ओर अग्रसर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव और इस प्रभाव को पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार मानी जा रही हैं। पर धरती पर जीवन बने रहने का एक आवश्यक कारक तो ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। आखिरकार वो क्या है जो हमारे ग्रह को गर्म करता है? ये है सूर्य का विकिरण, जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए धरातल से सोख लिया जाता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित इस गर्मी का कुछ हिस्सा वातावरण में वापस लौटा दिया जाता है। इस गर्मी में से अधिकांश जल वाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O तथा कुछ अन्य गैसों द्वारा रोक ली जाती है। नहीं तो वो गर्मी वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसें या GHG कहते हैं। बस यही गर्मी वायुमंडल का और फिर धरातल का तापमान बढ़ा देती है। पृथ्वी के वायुमंडल में चलने वाली ये प्राकृतिक प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है, जो हमारे ग्रह को गर्म रखते हुए धरातल पर लगभग 160 सेल्सियस औसत तापमान रखकर इसकी गर्मजोशी बरकरार रखती है। वैसे ग्रीन हाउस का शाब्दिक अर्थ है पादप ग्रह, यानी पौधों को जिन कांच के घरों में रखा जाता है वो घर। अब इन घरों में भी सिद्धांत वही है, यानी गर्मी और नमी को बनाए रखना। वायुमंडल में बढ़ी ऊर्जा के साथ ही तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण तीव्र मौसमी बदलाव और स्थापित जलवायु पैटर्न में गड़बड़ी आ सकती है।
कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। धरती को चढ़ते बुखार से पूरी मानव सभ्यता ही खतरे में है और अगर कुछ करना है तो वक्त अभी है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से विश्व स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा है और भारत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। COP28 में भी हमारे प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास किया और जब बात होती है प्रगतिशील देशों की तो कई बार उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थोपने का भी प्रयास किया जाता है। इस पर भी लगातार भारत अपनी बात रखता रहा है। क्लाइमेट जस्टिस क्या है, इसके अलावा मिटिगेशन क्या है, कृषि में किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को हम आगे बढ़ा सकते हैं और किसानों को समझा सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जस्टिस गोयल, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, देखिए अभी भी बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन को मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सामान्य बात इसे ही समझाने की आवश्यकता है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, जलवायु परिवर्तन है क्या। जैसा कि सब जानते हैं 1972 में सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि टेम्परेचर असाधारण रूप से बढ़ रहा है और इसको रोकने की आवश्यकता है। उसके बाद साइंटिस्ट रेगुलरली बेसिस पे उस टेम्परेचर को मापते रहे और सब देशों ने उसके लिए सब देशों का आह्वान किया गया कि आप इसके ऊपर स्टेप्स उठाएं। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती हैं, या दूसरी गैसेस बहुत से और साधन हैं, वो ज़्यादातर विकसित देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कोल बर्निंग के कारण, और वो टेम्परेचर में बढ़ाव हुआ। और जो उसको रोकने के प्रयास थे 50 वर्ष के बाद भी, अभी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो रेगुलर जो साइंटिस्ट उसको मापते हैं, उनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है। और ये भी देखने में आ रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कि बजाय अब ये है कि क्लाइमेट चेंज सामने दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया है, बारिश का पैटर्न बदल गया है, और कुछ लोगों का मेन इसका सोर्स है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। लेकिन कुछ लोग कुछ मात्रा में जो बड़ी कंट्रीज़ में बड़े फार्म्स हैं, मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, और छोटे बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, वो इसका एक मुख्य कारण एग्रीकल्चर से भी है। लेकिन एग्रीकल्चर इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फसलों की यील्ड पे भी असर पड़ता है। और बारिश, ज़्यादा बारिश होने से भी या बारिश ना होने से भी फसलों पर असर पड़ता है जी। तो इसके लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था की गई है, वो भारत जैसे देश में एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रेनिंग भी देने की आवश्यकता है, जानकारी करने की भी आवश्यकता है, और उसको फाइनेंस देने की भी आवश्यकता है कि नया फसलों का पैटर्न कैसा हो, क्लाइमेट स्मार्ट खेती किस प्रकार से की जाए, और क्या हम केमिकल फर्टिलाइजर से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत आवश्यकता है कि अब इस बात को मान लिया जाए कि हाँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जो आप महसूस करते हैं कि अचानक से बहुत गर्मी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड, बारिश का पैटर्न बदल गया है, यानी समान डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं दिखाई देता, तो ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। मुझे लगता है महापात्रा जी इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे सर, क्योंकि आप तो हर बार प्रेडिक्शन भी करते हैं कि इस बार बारिश कैसे होगी। और मुझे लगता है पहले शायद हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि इस बार बारिश का प्रेडिक्शन क्या है। अब हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी वितरण किस तरह का रहेगा, किन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने की संभावना है, कहाँ कम होगी। तो ये जो आप अगर हम पूरे इस मॉडल को देखें और पैटर्न को देखें, तो किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में होगा। मगर पास्ट 100 ईयर्स के डाटा आप देखें, इसमें ये दिखाया गया कि ये त्वरान्वित गति में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए पहले टेम्परेचर जो पैरामीटर है, इसमें निर्णय किया जाता है। इसे पूरी दुनिया का देखें तो जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग
1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है। जी। और भारतवर्ष में देखें तो टेम्परेचर लगभग 0.66 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है पास्ट 100 ईयर्स में, जबकि हमारा टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम राइज हुआ है। मगर ये हमको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होता है और ये 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज भी काफ़ी होता है। दूसरा चीज़ दिखाया गया है कि पास्ट 15-20 ईयर्स आप देखेंगे, पास्ट 100 ईयर्स के डाटा की तुलना में जितना वार्मेस्ट ईयर्स है ये सभी रिसेंट ईयर्स में रिकॉर्ड किया गया है। सो इसमें ये प्रमाणित हो गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप देखेंगे खेती के ऊपर स्पेशली तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम सोचें कि खेती स्पेशली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, क्लाउड कवर के ऊपर डिपेंड करता है और जो ह्यूमिडिटी होता है एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इसीलिए जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये सभी पैरामीटर भी चेंज हो रहा है क्या, आप देखेंगे रेनफॉल भी चेंज हो रहा है। जैसे आप बोल रहे थे कि रेनफॉल का जो स्पेशल पैटर्न है कंट्री में वो चेंज हो रहा है। ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है मौसम के सीजन पे, जबकि वेस्टर्न पार्ट जैसे गुजरात राजस्थान एरिया में रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। मगर डे बाय डे हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखे सीजन के अंदर दिखाया गया कि जितना रेनी डेज पहले था अभी इतना रेनी डेज हमको नहीं मिल रहा है। यानी लाइट रेनफॉल डेज या मॉडरेट रेनफॉल डेज का परिमाण कम हो रहा है, मगर हेवी रेनफॉल ये हम समझे मानसून छोटा हो रहा है। मानसून सीजन तो छोटा नहीं हुआ है मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून सीजन की तरफ वो थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं, अनइवन हो रहा है। बारिश नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जो बारिश हो रहा है तेजी से बारिश हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आप वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो जहाँ तक वाटर फ्लो होते हुए चला जाएगा इसको इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो तेज बारिश होता है तो सॉयल कैरेक्टरिस्टिक भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी जो ऊपर सॉयल होता है वो सबसे फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए, इसमें इरोशन होता है हैवी रेन से। तीसरा ये है कि जो पर्कुलेशन होते हुए ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है जिसको आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी कम हो रहा है क्योंकि आपका पर्कुलेशन कम हो जाता है जब हेवी रेनफॉल होता है। जिसकी वजह से सिर्फ टेम्परेचर नहीं, इसका दुष्प्रभाव रेनफॉल, एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर, इरिगेशन, अदर फैसिलिटी पर होता है। सिमिलरली दिखाया गया जब आपका रेनफॉल ज्यादा हो रहा है क्लाउड कवर भी ज्यादा हो रहा है। क्लाउड कवर ज्यादा होने से ह्यूमिडिटी भी बढ़ रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से 7% ह्यूमिडिटी राइज हो जाता है टेम्परेचर में। इस भी कारण जो आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसमें इन्फ्लुएंस होता है। पेस्ट्स एंड यू कैन से इंसेक्ट्स, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट के साथ जो कि यील्ड वगैरह प्रभावित होता है, जैसे पहले साहब बोल रहे थे टेम्परेचर बढ़ने से यील्ड कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपका इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, सो एक इंटीग्रेटेड वे में हमको देखना पड़ेगा कि इसका परिणाम कैसे दिखाई दे रहा है और इसके लिए हम कैसे एडाप्टेशन और मिटिगेशन स्टेप्स लेते हैं। दूसरा एक दिखाया गया कि मानसून सीजन पे जब मानसून आ रहा था दक्षिण प्रायद्वीप में कोई परिवर्तन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सेंट्रल इंडिया की बात करें वहाँ मानसून लगभग 10 से 15 दिन लेट आ रहा है। सिमिलरली आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के देखें वहाँ मानसून जब आ रहा था तब से थोड़ी पहले आ रहा है। बिल्कुल। और जब विड्रॉल की बात करें तब दिखाया गया है कि मानसून विड्रॉल अभी लेट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मगर साउथ पेनिनसुला इंडिया में जब पहले जैसे था ऐसे ही था। सो कुछ एरिया में तो मानसून का ड्यूरेशन सेम है जैसे साउथ पेनिनसुला इंडिया। सेंट्रल इंडिया में मानसून का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए जो हमारा जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है इसको हमको रीलुक करना पड़ेगा, इसलिए एडाप्ट करना पड़ेगा चेंजिंग वेराइटी, चेंजिंग क्रॉप वेदर कैलेंडर, चेंजिंग पेस्ट वेदर कैलेंडर। इसके लिए एक विधिवत उपाय में हमारे जो कृषक भाइयों हैं और हमारे जो प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं इसको लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह का पैटर्न जो है वर्षा का जो वितरण है उसमें हम बदलाव देख रहे हैं और जिन क्षेत्रों में पहले जितनी बारिश होती थी कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं मानसून देरी से पहुंच रहा है, कहीं जल्दी वापस जा रहा है, तो काफ़ी आप उतार चढ़ाव मौसम में देख रहे हैं। और हम शहरों में बैठकर बात करते हैं कि आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत हो गई, लेकिन गांव के जो किसान हैं उनका जीवन यापन, उनका भविष्य, उनका आर्थिक विकास
इसी मौसम पर निर्भर करता है और इसीलिए इसे और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगी, अब हम कृषि पर आ जाएं। देखिए, ये तो मौसम के बदलाव की हमने बात की, जलवायु परिवर्तन क्या है ये समझा। कृषि सीधे तौर पर हम किस तरह के इसमें बदलाव देख रहे हैं? क्या मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें बदलाव है? क्या फसलों के पकने के समय में फ़र्क है? क्या जो बीमारियां हैं वो बदल रही हैं? क्या पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? जैसा कि अभी बताया गया कि जलवायु परिवर्तन जो कि तापमान के बढ़ने की वजह से है, तो मैं इसमें आपको ये क्लियर कर दूं, दो चीज़ें जो अभी बताई गई कि खेती से जो तापमान में बढ़ोतरी है वो कम हो रही है, बजाय कि दूसरे कारणों से, इंडस्ट्री की वजह से, ऊर्जा बनाने वाली कंपनियों की वजह से, वाहनों के चलने की वजह से ज़्यादा हो रही है। और इसमें जो मुख्य कारक हैं वो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो इसके लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेवार है, जो गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं, वो जो गैसेस ट्रैप होते हैं। कर लेते हैं। और जिसमें कि हमारा मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, N2O एमिशंस हो गए। और हमें, जैसा कि अभी बताया गया, कि हमें जो सहनशीलता को बढ़ाना है और दूसरा है कि हमें उससे इन GHG गैसेस के उत्सर्जन को भी कम करने की ओर ध्यान करना है। तो तीन चीज़ें जो कृषि में आपने पूछा कि इसका क्या असर है, जो हम देख रहे हैं अब, और COP28 जो अभी दुबई में मीटिंग संपन्न हुई है उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि हमें किस तरह से कृषि में जो उत्सर्जन है उसको हम अन्य कारकों के उत्सर्जन से किस तरह से अलग रखें, और दूसरा है कि हम किस तरह से अपने देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि को हम कितना उत्सर्जन कम करने में कर सकते हैं, वो उसके ऊपर ध्यान दें। इससे रिलेटेड ये है कि जैसे अभी बताया गया कि पानी जो है उसकी मात्रा में कमी आ रही है, बारिश के जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है, उसके समय में बदलाव हो रहा है। कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी बहुत कम हो जाता है, कभी तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पौधे हैं उनमें जो तनाव हैं, चाहे वो जैविक तनाव हों जो कि कीटों के बदलाव की वजह से होंगे, क्योंकि जब आपका तापमान बढ़ जाएगा या बारिश में बदलाव होगा तो उसमें कीटों के आने जाने और उनके जो प्रभाव हैं हमारे जो नैसर्गिक था वो बदलाव वो भी बदल जाएंगे। और अजैविक तनाव, जिसको कि हम अधिक तापमान, कम तापमान, अधिक पानी का होना, फ्लडिंग बोल देंगे जिसको, कम पानी का होना जिसको कि हम पानी का तनाव या ड्राउट बोलेंगे। तो ये सब तनाव भी जो हमारे फसल की उपज है उसको कम करने में सहायक होते हैं। अगर हम इन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसको कम करने की तरफ, और अपनी फसलें जो हम हमारे आज के दौर में जो हम लगा रहे हैं, हम उनको, चाहे वो पानी के संरक्षण के तौर पर या हम उसमें जो है खाद कितनी डालें, कब डालें, कौन सी डालें, जिससे कि हम N2O के उत्सर्जन को कम कर सकें, या जो हम आज के डेट में धान की उपज कर रहे हैं, जो धान की उपज हम लोग कन्वेंशनल तरीके से पानी में खेती करते हैं, क्या हम उसको डायरेक्ट सीडेड राइस की तरफ मोड़ सकते हैं और कितना मोड़ सकते हैं? क्या हम एरोबिक राइस की तरफ जा सकते हैं? एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी है, क्या हम उसको लेकर के हम जो हमारे मीथेन उत्सर्जन है इसमें भारी कमी आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस करते हैं या एरोबिक राइस की तरफ मुड़ते हैं, जो कि ऑलरेडी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काम शुरू कर दिया है और एक बड़े पुरजोर तरीके से हम उसमें जुटे हुए हैं, तो इससे जो मीथेन का उत्सर्जन है वो बहुत कम हो जाता है और N2O का उत्सर्जन थोड़ा बढ़ता है, पर वो बढ़ने का कारण है हमारा जो केमिकल हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको सही मात्रा में सही समय पर देंगे तो वो भी हम उसको काबू में कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर भी आऊँगी। जैसे कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात की, तो हम
यही बात करते हैं कि जो हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भूमि ख़राब हो रही है, पानी में घुल रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि किसी भी चीज़ का अगर आप उचित इस्तेमाल करेंगे तो तभी आप उसका लाभ लेंगे। अनुचित इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो दुष्परिणाम है वो हम सभी को झेलने पड़ेंगे। तो कृषि में किस तरीके से आप एक समेकित प्रबंधन कर आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आगे मैं भूपेंद्र जी आपसे जानूंगी। कविता अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बहुत सारे संगठनों के साथ मिलकर काम करती हैं, क्या वाकई में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर अब लोगों की सोच में किसी तरह का बदलाव कि हाँ अब हमें अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, क्या वो इस मान रहे हैं? क्योंकि अभी से यही कहते हैं गर्मी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई या फिर बरसात बहुत हो गई, इससे आगे की चर्चा ही नहीं होती, ड्राइंग रूम की चर्चा बस यहीं तक सीमित रहती। लेकिन क्या अपने स्तर पर छोटे छोटे जो प्रयास है वो करने की सोच अब लोगों में पैदा हो रही है, स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर, जो आप संगठनों से मिलती हैं उनमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ वर्षों पहले तक लोग ये मानते ही नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज कोई रियल चीज़ है। हम ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये किताबी नॉलेज है, ये एक टर्म है। मगर अब जब इतनी हालत हमने बिगाड़ दी है पृथ्वी की, और जलवायु और क्लाइमेट को ऐसा बदल दिया है कि कहीं तूफान आ रहा है तो कहीं फ्लडिंग आ रही है, अभी कभी बारिश ऐसी आ रही है जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश आ रही है, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती थी वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। आप देखिए राजस्थान में ओले पड़ जाते हैं, इतनी अलवर वगैरह में मैंने पीछे देखा कि इतनी ज़बरदस्त ठंड और इतने ओले पड़ गए, बेमौसम की जो चीज़ें हो रही हैं। तो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये ड्राइंग रूम में बैठ के बात करने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज और इशू है। तो लोगों में ये जानकारी जब आई है तो थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद खाली सरकार को हम क्या बोलें कि सरकार ये नहीं करी। देखिए, बहुत आसान होता है अंजू जी कि घर पे बैठ के ये कहना कि आप ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, ये पॉलिसी गलत है, ये एग्रीकल्चर का गलत है। मगर जब खुद हम देखेंगे ना कि क्या कितना काम हो रहा है, पूसा क्या काम कर रही है, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एनजीटी क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट पे जुडिशरी क्या कह रही है, यानी कि एनवायरनमेंट जस्टिस क्या है, मतलब बहुत पहलू हैं किसी चीज़ को संभालने के। तो मैं ये समझती हूँ जब धीरे धीरे जैसे मीडिया आप लोग कार्यक्रम करते हैं और उससे पब्लिसिटी होती है, लोगों में जागरूकता होती है, मैं छोटे छोटे कार्यक्रम करती हूँ स्कूल कॉलेज में, RWA में और जितने ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर, जैसे आपने कहा, तो जागरूकता ही जो है इसका बीज है। इसी से हम अपने आसपास लोगों को ये समझाते हैं और जागरूक करते हैं कि बिना आपके योगदान के तो देखिए सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि सरकार अगर एक अच्छी पॉलिसी सपोज निकाले कृषि के लिए और किसान ना माने और लोग ना जाने तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मिली जुली जो है ना हमारी जो संगठन है उसी से होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी इसी के साथ में कि विकास की हमने जो मोहर लगाई है, जो हमने एक मोहर लगाई कि हमें विकास करना है, विकास करना है, उससे मुझे ये कभी कभी ऐसा भय होता है कि ये ना हो कि खेती बाड़ी में ठप हो जाए, वहाँ ठप्पा लग जाए। तो विकास की जो मोहर है वो इतनी लगानी चाहिए, खेती को साथ में हम संभाल के आगे बढ़ें, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, ये हम ना भूलें। बिल्कुल, तो भारत कृषि प्रधान देश है और देखिए इसे हम कमज़ोरी ना समझकर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझें, क्योंकि अभी हमने देखा भी कोरोना काल में हमारा देश कैसे सुदृढ़ रहा और ये एक ऐसा सेक्टर था कोविड के दौरान जिसने बहुत अच्छे परिणाम दिए और उस वक्त हमने खाद्य सुरक्षा या फिर अपनी थाली के महत्व को समझा कि जब सब कुछ नहीं काम करता तब वो किसान ही है जो हमारे घरों तक भोजन पहुंचाता है, उसके प्रयास से ही पहुंचता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले अपनी रीढ़ को, अपने किसान को हम मजबूत करें और ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए उसे कैसे क्यूब किया जाए, उसे किस तरह के बीज बताया जाए, कैसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है और देश का बच्चा बच्चा एक संदेश वाहक बने, वो समझाए अपने घर में भी और खुद भी समझे कि अगर आगे सुरक्षित भविष्य चाहिए तो हमें अभी से प्रयास करने होंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी विचार विमर्श में चर्चा जारी रहेगी। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम करेंगे विचार विमर्श। छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रभाव के बारे में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जो विषय है जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए, हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए, उन पर अब चर्चा करते हैं। और यहाँ भी हमारा केंद्र बिंदु किसानी है, खेती है। महापात्रा जी, जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर भूपेंद्र जी ने बताया कि कैसे खेती पर हम इसका प्रभाव महसूस भी करें, किसान भी इसके दंश को झेल रहा है। आने वाले समय के बारे में क्या तस्वीर लग रही है? आपके फोरकास्ट क्या कहते हैं? जो मॉडल्स हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या हम कामयाब हो रहे हैं कुछ से कम करने में, या फिर ये और भयावह हो सकती है स्थिति? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में ना सिर्फ नॉर्मल वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, मगर जो एक्सट्रीम वेदर है, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, हीट वेव का इंटेंसिटी, हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, हीट वेव का ड्यूरेशंस, थंडरस्टॉर्म का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, लाइटनिंग का फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, हेवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये सभी बढ़ रहा है। ये सभी बढ़ने से खेती के ऊपर डायरेक्ट असर हो रहा है और जो हमारे कृषक भाई और बहनों हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट असर होता है। हमारा एक सर्वे हुआ था, इंडिपेंडेंट सर्वे, उसमें पता चला कि जो लाइटनिंग की वजह से जो जनहानि हो रहा है वो ज़्यादातर जुलाई अगस्त महीने में हो रहा है, जब खेती का असर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा लॉस फार्मर्स के लेवल पे हो रहा है। इसके कारण यही है कि फार्मर्स ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं वेदर कंडीशंस को, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को। और दूसरा देखा गया कि जो रेनफॉल और कंट्री एज ए होल तो समान रहा है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, मगर इसका जो वेरिएबिलिटी है, ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी और विद इन सीजन वेरिएबिलिटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ड्राउट्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। इसके जो अनिश्चितता है, इनसिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी बोलिए या फार्मर सिक्योरिटी बोलिए, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और अभी आप इसका जो प्रोजेक्शन है ये दिखाया गया कि इफ़ जो एज यूजुअल बिजनेस भी चले, माने टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस हम अनुमान किए थे बाई 2100, अभी तो कुछ साल में अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, हो सकता है। और इस साल की बात करें तो ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस हो गया इस साल टेम्परेचर अप टू नवंबर। इसलिए ये चिंता के कारण है कि जिस तरह टेम्परेचर राइज हो रहा है और जिसके प्रभाव में जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ रहा है, और जो प्रोजेक्शन है इसको देखकर हमको अच्छे कदम उठाना पड़ेगा और इमीडिएटली कदम उठाना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ये है कि जो टेम्परेचर राइज होने वाला है, 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए टेम्परेचर, तो आपका 10 to 15% रेनफॉल इंक्रीज होगा। 10-15% रेनफॉल इंक्रीज हो तो अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल भी इंक्रीज होगा, जिसका वजह से फ्लड होता है, लैंडस्लाइड्स होता है और खतरनाक होता है फार्मर्स भाइयों के लिए और हमारा खेती के लिए। दूसरा है कि हीट वेव फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा और लाइटनिंग भी बढ़ेगा, जो प्रोजेक्शन है इसके हिसाब से। और डायरेक्ट खेती के ऊपर हम देखें, जो पेडी का हमारा जो यील्ड है कंट्री जे होल, ये हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इसको स्थापित किए हैं, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो पेडी और व्हीट जो है इसका हमारा जो यील्ड है इसमें डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कैन बी फ्रॉम 6 to 10%। वो जो 6 to 10% इंडिया का टोटल पेडी का कल्टीवेशन जो इसके रिड्यूस हो जाएगा, तो आप शायद सोचेंगे छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा परिमाण है। इसको आप ऐसे समझ पाएंगे जैसे लास्ट ईयर विंटर सीजन में टेम्परेचर राइज हो गया, इसका जो दुष्प्रभाव रहा कि ऐसे व्हीट कम हो गया और तब यूक्रेन वार भी चल रहा था, दाना भी छोटा हो गया, ये दाना भी छोटा हो गया था, जिसकी वजह से व्हीट जो परिमाण कम हो गया। इसके लिए कैसे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरा ग्लोब में भी इसके लिए चिंता के कारण हो गया। सो भारतवर्ष सिर्फ अपने आप को भी फूड सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रहा है, दूसरे कंट्री को भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जो कदम हम उठाएंगे वसुधैव कुटुंबकम को देखते हुए, हम सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए ये अच्छा ही होगा और ये जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, भारत की ये खासियत है, हमारी संस्कृति की खासियत है, जिसके बारे में महापात्रा जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। और इसके बारे में बात प्रधानमंत्री भी समय समय पर करते रहे हैं। तो ये पूरे विश्व की समस्या है, तो पूरे विश्व को मिलकर ही इसके समाधान के बारे में आगे बढ़ना होगा। अब मैजिस्ट्रेट गोयल जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, वातावरण की, तो उसमें हम सिर्फ एक कारक को नहीं पकड़ सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे जलाशय हैं, इसके अलावा
बहुत सारी चीज़ों को मिला करके ही उसके उस पर काम करके ही हम कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप एनजीटी से जुड़े रहे हैं, तो किस तरह के प्रयास आप देख पा रहे हैं? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो भारत में दूर दूर सभी लोगों की एक ट्रेडिशनल नॉलेज खेती को लेके हजारों साल की उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ये प्रोविज़न बनाई गई है कि उस सारी नॉलेज को कंपाइल करके बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में एंट्री की जाए, जिसका उपयोग मतलब विश्व के लिए किया जा सके। तो उसकी कंप्लायंस सफिशेंट नहीं है। अभी भी बहुत सी ट्रेडिशनल नॉलेज वो रजिस्टर्स में कंपाइल्ड नहीं है, और जो कंपाइल्ड है उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। दूसरा ये है कि अब समय ऐसा आ गया है कि खेती का पैटर्न वाटर अवेलेबिलिटी के साथ लिंक किया जाए। अब अनुसंधान हो रहे हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का पानी अगर कम हो गया है तो कौन सी खेती करें, पानी ज़्यादा हो गया है तो कौन सी खेती करें। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है उसको मैच करते हुए उसको फेस करने के लिए अगर जहाँ पानी कम हो रहा है तो ऐसी खेती करें जो कम पानी के साथ वायबल है, और जहाँ एकदम से अचानक फ्लडिंग हो रही है तो वहाँ उस पर हम स्विच ओवर किस प्रकार से करें। ये अनुसंधान केंद्र हमें पहले से मौसम विभाग हमें बताएगा एडवांस में कि ये पैटर्न बदलने वाला है, और उस कांस्टेंट पैटर्न चेंज के साथ साथ हम खेती के पैटर्न को कैसे स्विच ओवर करें ये अनुसंधान केंद्र किसानों को बताएं, और उनको जो नुकसान होता है उसका मुआवजा क्लाइमेट फंड जो भी एलोकेट इसके लिए किया जा रहा है वो किसानों को उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उसका सही उपयोग थोड़ी मात्रा में करें, लेकिन एक बड़ा सोर्स हमारे पास है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सीवेज है, जो नदियों में जोड़ रहे हैं। तो उसके अंदर अगर सीवेज के ट्रीटमेंट को उसको एग्रीकल्चर के लिए फिट करके 24,000 मिलियन टन पर डे सीवेज नदियों में जा रहा है, उसको अगर डाइवर्ट करें, उससे हम नेचुरल मैन्योर बनाएं, लिक्विड मैन्योर, तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, और एग्रीकल्चर की जो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण, उसको भी हम कंपेंसेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज़ सर हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं तो सबका ध्यान वो विकास के चमकते हुए आंकड़ों पर जाता है, लेकिन उसकी हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं। जो हम खेतों को बिल्डिंगों में तब्दील कर रहे हैं, और जो शहर हैं वो लगातार दायरा बढ़ा रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो इसका भी हमारी जैव विविधता पर, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसका बहुत विपरीत असर पड़ता है। उसके लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम ये समझें कि विकास में सबसे पहले चाहिए आदमी को खाना, रोटी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको ज़मीन को बचाना, खेती को बचाना, ताकि सबका पेट भर सके। रोटी कपड़ा मकान में भी सबसे पहले रोटी चाहिए, और कपड़ा और मकान भी ज़मीन से मिलने हैं, लेकिन खाना मतलब फूड की एडिक्वेट भी होना चाहिए, और फूड की वैल्यू फूड भी होना चाहिए। जी। तो उसमें फूड सिक्योरिटी और फूड वैल्यूएबल फूड, जिसमें अब आजकल लोग खाते हुए डरते हैं, ये मत खाइए, ये मत खाइए, इसमें ये मिला है, इसमें वो मिला है। तो उस प्रकार से इन दोनों बातों को हम किस प्रकार से कवर करें कि सफिशेंट फूड सबके लिए मिल जाए। जी भूपेंद्र जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं, तो अब किसानों को हम किस तरह से तैयार करें, क्योंकि ये कार्य आप ही लोग करते हैं, आप ही बताते हैं कि क्या नई तकनीक है, कौन से नए बीज हैं, क्या पैटर्न है, लेकिन ये हर एक किसान तक पहुंचाया कैसे जाए। जो हम लैब टू लैंड के बीच में एक गैप की बात करते हैं, ये कैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी ऐसी खेती जो आज के समय की क्लाइमेट स्मार्ट खेती हो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ICAR ने एक राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना चला रहा है 2011 से, जिसको हम नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के नाम से जान रहे हैं। और इसमें हमारे जो पूरे भारत के कई
जो ICR इंस्टीट्यूट के अलावा जितने भी हमारे KVKs हैं उनका भी भरपूर सहयोग है। ये 3-4 लेवल पे काम कर रहा है और इसमें जो है पहला जो लेवल है कि हमें नई नई प्रजातियां बनानी हैं जो कि तनाव को झेल सकें। अभी बात हो रही थी कि जैसे CR धान है जो कटक वालों ने सहभागी धान बनाया, वो वैरायटी है। मूंग बीन में कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं, मक्के में वैरायटी निकाली गई हैं और भी अन्य फसलें हैं जैसे सबमर्जेंस के लिए अगर आपका खड़ा पानी हो जाता है, फ्लडिंग आ जाती है, तो आप उसमें भी आपका सांबा मसूरी वैरायटी है। पोकाली है जो कि अगर समुद्र के क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन की वजह से जो पानी हमारा समुद्र की सतह में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से जो समुद्र का पानी अंदर आएगा और हमारी मिट्टी को खारा करेगा, तो उसके लिए भी वैरायटीज़ हमारे पास हैं। तो एक लेवल पर नई नई प्रजातियों के ऊपर शोध हो रहा है जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और ICR के अन्य संस्थान अपने संस्थानों में हो रहे जो कृषि मेला हैं, कृषि विज्ञान मेला हैं, उनके थ्रू और अन्य फील्ड डे बना करके किसानों को ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है कि हम अपनी जो फसलें हम लगा रहे हैं उनमें हम खेती प्रणाली में क्या क्या बदलाव करें। जैसे एक मिश्रित खेती है, फिर आपके इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हैं, आपने पानी का संरक्षण करना है खेत में, तो हम वो कैसे करें। तीसरा है आपका जो टिलेज को कम करें, जीरो टिल जो हम जिसको बोलते हैं, कंजर्वेशन या संरक्षित खेती का हम लोग करें, हम मल्चिंग का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुआल से करें चाहे हम कैसे करें, अपना मॉइस्चर को कंजर्व करने की कोशिश करें। अभी बताया गया कि हम लोगों को जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसमें कि आपका फिशरी भी आता है, जिसमें आपके फल भी आते हैं, क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स भी आती हैं और आपके पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है। तो उसमें एक कंपोनेंट है कि हम अपने जो फार्म है उसका 1/10 हिस्सा हम पानी के संरक्षण के लिए भी रखें ताकि हमारे पास पानी भी वहाँ पे इकट्ठा होता रहे। तीसरा है कि हम उत्सर्जन को कैसे कम करें। उत्सर्जन को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी बहुत प्रयोग हो रहे हैं कि हम जो नाइट्रोजन पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा, मैंने मीथेन के उत्सर्जन के बारे में पहले बता दिया आपको। तो नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें जो कई जो यूरिया है वो नीम लिपित यूरिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फर लिपित यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटोसिन लिपित यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हम और प्रयोग कर रहे हैं जिनमें हम यूरिया को डायरेक्टली ना डाल करके किस तरह से हम उसकी उपलब्धता है उसको जो हमारे पौधे की ज़रूरत के साथ मिलाप करा करके जैसे जैसे वो पानी में घुले, मिट्टी में घुले, वो हमारा उसका घुलना और पौधे की ज़रूरत दोनों में मिलान हो जाए तो हम उसकी जो यूज़ एफिशिएंसी है किसी भी तत्व की वो बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर जैसा कि अभी गोयल सर ने भी कहा कि जो वेस्ट है उससे अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं और हमारी सरकार भी वेस्ट टू वेल्थ की बात करती है जिसमें हम इस कचरे को कैसे सोना में तब्दील कर सकें। तो कृषि में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है क्योंकि उसमें भी बहुत अवशिष्ट होता है कृषि में भी। देखिए बड़ा ये भी बहुत आज की तारीख में बहुत सही प्रश्न है। कारण है कि अभी जो हम दिल्ली का हाल देख रहे थे पिछले कुछ समय में, जबकि AQI जो है बहुत बढ़ गई थी और उसका एक प्रमुख कारण हमारे जो खेती में जो वेस्ट है उसको जलाने का माना गया, बर्निंग ऑफ रेसिडुअल वेस्ट माना गया। अब उसको भी पूसा संस्थान ने एक पूसा डिकम्पोजर नाम से हमने एक कंसोर्शिया, माइक्रोबियल कंसोर्शिया बनाया जिसको कि हम जो पुआल है या जो खेती का वेस्ट है हम उसको खेत के अंदर ही उसको डिकम्पोज करने का काम कर सकते हैं
और हमें उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम जो वेस्ट है हमारा, उसको हम बायोचार में भी तब्दील कर सकते हैं, और बायोचार का इस्तेमाल हम वापस खेती में भी कर सकते हैं, और ऊर्जा बनाने में भी कंपनियों की तरफ हम उसका रुख कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल है। कविता अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, एक चीज़ ये भी हम मानेंगे कि जब तक हमें सामने किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं दिखता तब तक वो, ये ह्यूमन नेचर है, ये जो हमारा ये चरित्र है कि जब तक सीधे सीधे फ़ायदा नहीं दिखेगा कि हाँ अच्छा मैं ये करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, तब तक हम उस चीज़ को उतने अच्छे से या उतने आगे बढ़कर नहीं अपनाते हैं। तो आप जब जाती हैं बच्चों को या फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भाई आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, इससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, लेकिन उसे एक उस तरीके से समझाने का कि आपको क्या फ़ायदा होगा, ये किस तरह से प्रयास करते हैं? देखिए, सही कहा आपने, मानव है बहुत स्वार्थी प्राणी। जब तक मुझे कोई गेन नहीं हो रहा किसी चीज़ से, उसमें मैंने हाथ नहीं डालना, उसमें मैंने मेहनत नहीं करनी है। अपनी नौकरी सब करते हैं, मगर पर्यावरण को क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम सब समझते हैं कि उनकी है जो इस डिपार्टमेंट में है या उनकी है जो सरकार में है। मेरा जो काम है या जो रूट लेवल पे मैं काम करती हूँ वो है तो बहुत छोटा अंजू जी, बहुत बड़ा तो नहीं बहुत है, बड़ा कार्य है, बड़ा छोटा है, बूंद बूंद करके घड़ा भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बच्चों को सपोज स्कूल कॉलेज में गए, वहाँ पर हमने नो प्लास्टिक पोल्यूशन का एक कैंपेन चलता है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा एक बीमारी है, बिल्कुल। आप हर जगह देखिए, सुंदर पहाड़ों को, हिमालय पे जा करके भी आपको प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट मिल जाएंगे। तो प्लास्टिक पोल्यूशन एकदम घर कर गया है हमारी धरती पर। तो मैं जब देखती हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन का कैंपेन जब हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसे रिसीव किया जाता है। पूरी जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चे हैं, चाहे मैं उसको कॉलोनी में करूँ, चाहे मैं उसको, मैंने तो कई बार रोड पर खड़े होकर भी नो प्लास्टिक पोल्यूशन की बातें करी हैं और लोगों को कपड़ों के बैग्स दिए हैं और कैंपेन चलाए हैं। हर साल हमारा कैंपेन चलता है नो प्लास्टिक। तो मैं ये समझती हूँ कमी कहीं ऐसी है कि बहुत सारे लोग ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे। अगर जैसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग जुड़ जाएं तो सोचिए ना कितना बड़ा परिवर्तन है, और जल्दी आ जाए ये परिवर्तन। एक आदमी पे या 2-4 लोगों पे जिम्मा ना रहे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो यमुना की जो गंदगी है उसको हम छोड़ नहीं सकते। आपने मौका दिया है तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यमुना जो नदी है उसका जो प्रदूषण है उसमें हम ये ना सोचे कि सिर्फ नदी गंदी है, हमें क्या लेना। मत भूलिए कि वहाँ पर जो फल फूल सब्जी नदी के किनारे भी उगाए जाते हैं वो हमारे ही घरों में आ रहे हैं। तो हम ना सिर्फ जहर खा रहे हैं, हम उसमें नहा भी रहे हैं, अपना कपड़े भी धो रहे हैं, हमारे पशु भी हैं, हम उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं अपने त्योहारों में। तो एक यमुना का पानी है जो उसका भी बहुत बड़ा प्रदूषण है। तीसरा जो मेरा सबसे प्यारा जो और मेरा सबसे चहेता जो कैंपेन होता है वो होता है एयर पोल्यूशन वाला। तो मैं समझती हूँ नागरिकों के सहयोग के बिना एयर पोल्यूशन कैसे कम होगा। AQI तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। हम कह रहे हैं किसान पराली जला रहे हैं, मैं खुद किसानों से हर साल मिली हूँ और बहुत सारे प्रोग्रामों में मिलती हूँ। वो यही कहते हैं कि सारा का सारा जो एयर पोल्यूशन की जिम्मेदारी आप हमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो गाड़ियों से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन से हो रहा है और डोमेस्टिक वेस्ट से भी हो रहा है, कूड़ा जल रहा है उससे हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। उसका अर्थ क्या हुआ अंजू जी? यही हुआ कि सबको मिलकर ही उसका हल निकालना है। थोड़ा थोड़ा अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि जो आप पर्यावरण में आप दूषित कर रहे हैं उसको कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। तो जितना आप अपना कम करेंगे, जितना आप घटाएंगे, उतना ही पर्यावरण खूबसूरत, स्वच्छ और सुंदर होगा। जी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हमारे युवाओं को कैसे हम इसके लिए तैयार कर सकते हैं। आज जो युवा कृषि से जुड़ रहे हैं उन्हें कैसे शुरुआत से ही इसके बारे में उचित ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस तरह की समस्याओं को से निपटने के लिए वो पहले से ही तैयार रहें। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ ही देर में राम सिया साथ थे। दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा साथ था। सीता की पलकें नम थीं, प्रभु राम का चेहरा शांत था, बस एक मुस्कुराहट थी। उन दोनों के मन हर कोई पढ़ सकता था। चमकते स्वर्ण मुकुट से सजे सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी
अयोध्या के राजा हो गए। स्वागत है श्री राम अयोध्या से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं विचार विमर्श में जलवायु परिवर्तन के खेती पर प्रभाव के, लेकिन इन प्रभावों के लिए कैसे हमारे किसान तैयार रहें, कैसे क्लाइमेट स्मार्ट खेती करें, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर शामिल करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आज के जो हमारे युवा हैं जो नई तरह की स्टार्टअप वाली खेती कर रहे हैं, नई तकनीक की खेती कर रहे हैं, उन्हें हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और एक पॉइंट और था मेरा कि जब तक सीधे सीधे फ़ायदा नहीं दिखाई देता तब तक अगर हम किसान को बताते हैं आप ये बीज इस्तेमाल करें, ये मशीन इस्तेमाल करें, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपको ज़्यादा लाभ होगा, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो उसे ज़्यादा समझ आता है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट को लेकर के एक कार्बन क्रेडिट्स की भी हम बात करते हैं, जो कई देशों में हम देख भी रहे हैं, उसे भी कैसे हम किसानों को और युवाओं को समझा सकते हैं। ये कार्बन क्रेडिट्स जो है आज की तारीख में बड़ा ही जो है इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और हमें जिस तरह से हमें अपना CO2 इमिशंस या GHG इमिशंस को कम करना है, उत्सर्जन को कम करना है, उसके साथ साथ हमें अपने टोटल खेती से जुड़े हुए जितने भी टोटल हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, हमें उसको भी कम करना है। और हम कोई भी, चाहे वो संरक्षित कृषि का इस्तेमाल हो, चाहे हम ज़ीरो टिल करें, चाहे हम ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, अभी नैनो यूरिया का जो है इफ़को ने बनाया है, जिसमें कि हम लोग 50% तक कहा जा रहा है कि 50% तक हम उसमें यूरिया के इस्तेमाल में कमी ला सकते हैं। हालांकि ये इस पर शोध चल रहा है और अभी पक्के तरीके पर नहीं कहा जा सकता, पर ये जो है ये कुछ ऐसे हमारे पास सुझाव हैं, तकनीकें हैं जिसके इस्तेमाल से हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। और किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट जनरेट करना, लो कार्बनिक खेती करना, और ये एक बहुत ही जैसे अगर आप अपने खेत में जमा हुए पुआल को जलाने की बजाय उसको वापस खेत में डालते हैं, तो उससे आप कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं अपने लिए। और ये मैं चाहूँगी थोड़ा समझा दें कार्बन क्रेडिट्स क्या है हमारे किसानों के लिए। कार्बन क्रेडिट्स है कि आप किस तरह से मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए हो, चाहे आपका एग्रो फॉरेस्ट्री अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप कार्बन उत्सर्जन की बजाय कार्बन संयोजन करते हैं। तो जो कार्बन संयोजन कर रहे हैं, आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा अगर मैं नाइट्रोजन की खाद को 3 बार डालता हूँ, यूरिया डालता हूँ 3 बार, और उससे एक कार्बन मीथेन उत्सर्जन या N2 उत्सर्जन एक मात्रा में होता है, और अगर उसमें मेरा तकनीकें इस्तेमाल करके संरक्षित कृषि करके मैं उसमें 1/3 की कमी लाता हूँ, तो मेरा कार्बन संयोजन जो है वो बढ़ जाता है, तो मुझे उसका फ़ायदा मिलता है। और उसको हम भारत में भी अब ऐसे एजेंसीज आ गई हैं जो कि कार्बन क्रेडिट्स को किसानों द्वारा एक ग्रुप बना करके उनमें कार्बन क्रेडिट्स के संयोजन पर, संरक्षण पर काम कर रही हैं। और उसको बाहर तो एक कार्बन क्रेडिट अगर आपने कमाया है तो उसके $40 मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी तकरीबन इस पे विचार हो रहा है कि कितने 1200 रुपए तक कुछ कंपनियां जो है वो इसको कर रही हैं। बट इसमें जो आप कोई भी तकनीक आप अपनाते हैं तो आपको 5 साल तक आपको करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आपके कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं। और वो तकनीक नई होनी चाहिए, ये नहीं कि पुरानी तकनीकें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप कार्बन क्रेडिट्स जनरेट नहीं कर सकते। तो एक ये है, और इससे जुड़े हुए कई जो आपने बताया कि जो रोजगार के जो साधन हैं, आपके कितने, जो मैंने पूसा डिकम्पोजर की बात करी, इस तरह के कई
जो बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रीन कंसोर्शिया बिजनेस की बनाए बात जा हो रही रहे है, हैं। जो बहुत सारे युवा है किसानों के साथ मिलकर ग्रीन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। प्रिसीशन फार्मिंग जो है एक उसका एक मुद्दा है कि आप किस तरह से प्रिसीशन फार्मिंग से अभी बात बताई डॉक्टर साहब ने भी कि किस तरह से हम पानी तभी दें जब पौधे को ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर सेंटर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट है, उसमें कई हम लोग जो नए नए रोज़गार के आइडियाज़ होते हैं उनको हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है जस्टिस गोयल, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कौशल विकास है ना सिर्फ तकनीक के बारे में बल्कि ऐसी तकनीक को लेकर जो हमें क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर करती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्किल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब जानकारी होना यूथ को। लेकिन इसमें एक अड़चन ये है कि यूथ एग्रीकल्चर के करियर से बचना चाहता है। उसमें जो लेबर है, जो उसमें हार्ड वर्क है, उसको उतना उसका इंसेंटिव नहीं है, रेम्यूनरेशन नहीं है, और गांव छोड़ के शहर की तरफ भागना चाहता है क्योंकि उतना हार्ड लेबर और इंसेंटिव ना होने के कारण और फैसिलिटीज़ ना होने के कारण गांव में। तो एक जनरल पॉलिसी चेंज ये भी रिक्वायर्ड है कि गांव में मिनिमम मेडिकल नीड्स अवेलेबल हो, लाइक डिलीवरीज के लिए सब व्यवस्था हो, और मिनिमम एजुकेशनल नीड पूरी हो, और स्किल डेवलपमेंट गांव में ही उसको मिले, ना कि उसको शहर में आके किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में आकर ज्वाइन करना पड़े। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की आवश्यकता हर गांव में या कुछ गांव के सेंटर में, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए एक ब्लॉक में ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हों जो पर्टिकुलरली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे होगी और इस चुनौती को कैसे मीट किया जाए, और किसानों की इनकम कैसे बढ़े, और यील्ड भी बढ़े और किसानों की इनकम भी बढ़े और रेम्यूनरेटिव भी हो एग्रीकल्चर करना। ये इसके बारे में अनुसंधान केंद्र का भी बहुत बड़ा रोल है, और पॉलिसी मेकर्स का भी रोल है, इस पे भी विचार होना है। बिल्कुल, और देखिए विचार बहुत अच्छे सजेशन है। और इसके अलावा हम बता दें कि सरकार FPO जो आप सुन रहे हैं, FPO का टारगेट है, यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, वो एक बहुत ही नायाब पहल है। और जैसे सरकार का टारगेट भी है कि 10,000 FPO ऐसे तैयार किए जाए और उनके माध्यम से भी नई तकनीक या फिर कौशल विकास को और अंदर तक गाँव तक पंचायत लेवल तक पहुँचाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और अब मैं महापात्रा जी आपके पास आना चाहूँगी। सर, अब हमारे क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो मौसम खबर देखते हैं उनकी निगाह रहती है कि मौसम विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी होने वाली है। सबसे छोटी इकाई कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं जब हम मौसम की घोषणा कर रहे हैं या फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं, एडवाइजरी पहुँचा रहे हैं किसानों तक, तो सबसे छोटी इकाई क्या टारगेट है आपका? जी, जैसे अभी आप देखेंगे तो कंट्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर हमारा जानकारी जा रहे हैं। हमारा अभी यही लक्ष्य है कि कैसे हम पंचायत लेवल को ले जाएं, इसके बाद हर गांव हम पहुंचे। जैसे कि हम सिर्फ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जो हम बोलते हैं ये सीधा उपलब्ध हो हर कृषक भाइयों को इस ग्राम पंचायत में और ग्राम के स्तर पर। सो इसके लिए हम मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज के साथ तालमेल कर रहे हैं, और इसके साथ सर्वे ऑफ इंडिया भी लगे हुए हैं और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी, और इसके साथ बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है। इसमें अभी जैसे आपने बताया कि युवाओं को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमारा आपदा मित्र है हर गांव पे, सिमिलरली कृषि मित्र जैसे सभी गांव में देखते हुए हम युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। इसके साथ हमारा जो पंचायत लेवल हमारा जो फंक्शनरीज है और हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, जैसे सरपंच हो कि ग्राम का जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको सभी को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे लक्ष्य है। इसके दौरान हम हर गांव में और हर कृषक के साथ हम पहुंच पाएंगे। मैं इसलिए ये लक्ष्य हम रखे हैं क्योंकि आप देखें एक इंडिपेंडेंट सर्वे किए थे, जबकि कोई एक BPL माने बिलो पॉवर्टी लाइन फार्मर हो जिसके पास 2 एकड़ से लेस लैंडेड प्रॉपर्टी हो और जहाँ कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तब हमने ये सर्वे किया था कि उनको क्या ये कृषि और जो मौसम का विवरण हम दे रहे हैं इसको कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। इसलिए दिखाया गया कि इस BPL फैमिली जिसके पास ऐसे मार्जिनल फार्मिंग है, मैंने 2 एकड़ से कम है, उनका लगभग 12,000 रुपया फायदा होता है जब वो
मौसम का विवरण को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। इससे लेकर हम पूरा बीपीएल फैमिली का कैलकुलेट किए देखा गया कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमारा गेन होता है जब किसी संबंधी मौसम का जानकारी उनको उपलब्ध होता है। तो देखिए इसलिए जब हम ऐसे ईच ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पर पहुंच जाएंगे और ईच कृषक भाइयों के पास हमारा जानकारी होगा तब आप जस्ट अनुमान कर पाएंगे कि कैसे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ सकता है। बिल्कुल। और हमारा जो फार्मर्स डबलिंग ऑफ इनकम टारगेट है इसमें कैसे सुधार आ सकता है। बिल्कुल। तो देखिए जीडीपी का हमारे जो भविष्यवाणी होती है, मौसम पूर्वानुमान होते हैं, उससे भी किस तरह का कनेक्शन है और इससे कैसे सही जानकारी सही समय पर अगर किसानों तक पहुंचती है तो उन्हें भी आर्थिक लाभ होता है। और जब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब आर्थिक लाभ की आप बात करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं। कविता जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पर्यावरण में नई नौकरियां निकलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा फील्ड है, इसमें कोई नौकरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आर्थिक हमें इसमें इनकम नहीं है। खूब नौकरियां निकलें और छोटे छोटे व्यवसाय जो सब्सिट्यूट हैं, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री का सब्सिट्यूट क्या हुआ कि आपने दौने पत्तल हुए या कुछ केले के इंडस्ट्रीज़ हुई जो यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ खाली मैं आपको। उन सबको प्रोत्साहन मिले। आई एम श्योर गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी भी दे रही है, प्रोत्साहन करिए। महिलाओं को भी बहुत आगे लाया जाए। लगे हाथ मैंने सोचा ये भी कह दूँ, उनका भी भला हो जाएगा कि महिलाओं को ऐसी छोटे छोटे व्यापार लगाने में, व्यवसाय लगाने में और मदद मिले। गाँव से लोग उठ के करें, शहर के पढ़े लिखे लोग भी इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पर इनकम जनरेट होगी, हमारा जो मन है वो और बढ़ेगा। तो पर्यावरण में इनकम और जॉब दोनों की जो है मुझे लगता है अभी और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। बाकी नागरिक जागरूक रहें, अपना योगदान देंगे तभी भारत जो है हरा भरा और स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हर एक नागरिक अपना योगदान होगा तभी हमारा भारत हरा भरा स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। और जब पूरा देश स्वस्थ होगा, जब नागरिक स्वस्थ होंगे, उसका किसान स्वस्थ होगा, तभी हम कल्पना कर सकते हैं एक श्रेष्ठ भारत की, एक मजबूत भारत की, एक सशक्त भारत की। और इसमें हमारे किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श, जिसमें हमने तमाम पहलुओं पर बात की कि जलवायु परिवर्तन का खेती पर किस तरह का प्रभाव है और इससे जुड़े हुए और भी कौन से घटक हैं जिन पर हमें और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सभी ने, हमारे किसानों ने खासतौर पर बहुत ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और जो बातें हमने आज यहाँ पर चर्चा में शामिल की हैं उन्हें आप कृषि में अपने जीवन में एक नागरिक के तौर पर भी ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपके सुझाव हैं, कोई बात आप हम पहुंचाना चाहते हैं, कोई सवाल है या फिर चाहते हैं किसी विषय पर हम विचार विमर्श करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो आपके फीडबैक, आपके सुझावों का, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ही सभी मेहमानों के साथ यहाँ आपसे हम विदा लेंगे। हाजिर होंगे विचार विमर्श के एक नए विषय के साथ, एक नए पैनल के साथ, फिर करेंगे एक नए विषय पर विचार विमर्श। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।